हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे पॉलिटी में राष्ट्रीय आयोग, जिसमें हमने पढ़ लिया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये 3 पढ़ लिए थे। हमारे 5 आयोग दिए हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग और एक और है राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग। फिर इन सब 5 आयोगों को करवाने के बाद मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी। शॉर्ट तो एक वीडियो होगा जिसमें सबका कंपैरिजन दिया होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग गठन का उल्लेख है धारा 3 में, और इसका गठन कब किया गया था? 18 अक्टूबर 2010 को इसका गठन किया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग का गठन कब किया गया था? 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। इस गठन का उल्लेख धारा 3 में उल्लेखित है, और यह भारत गणराज्य के 61वें वर्ष संसद के द्वारा पारित राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत गठित वैधानिक निकाय है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत तीसरा देश है जिसने एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित किया गया। तो भारत एक तीसरा देश है जिसने ये विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित। इससे पहले स्थापित करने वाले 2 देश और हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तीव्र निपटान, जिससे देश के न्यायालयों में लंबित मुकदमों का भार कम हो। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तीव्र निपटान, जिससे देश के न्यायालयों में लंबित मुकदमा का भार कम किया जा सके। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में है, और अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं भोपाल, पुणे, चेन्नई और कोलकाता में। तो राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है, और इस 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं कहाँ हैं? भोपाल, पुणे और चेन्नई, कोलकाता में। इसका गठन कब किया गया था? 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था, और इसका गठन का उल्लेख किस में है? धारा 3 में है। आगे देखते हैं, इस निकाय की संरचना का उल्लेख धारा 4 में है। ये एक अध्यक्ष और अन्य न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ होंगे। क्या होगी संरचना? एक तो अध्यक्ष होगा और न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ होंगे, और इसका उल्लेख है 4 में। और इसके जो न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ हैं, न्यूनतम 10 हो सकते हैं, अधिकतम 20 हो सकते हैं। और इसकी योग्यताओं का उल्लेख धारा 5 में है। अध्यक्ष उसी को बनाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो, यानी सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, या किसी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। अध्यक्ष किसको बनाया जा सकता है? जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, और किसी हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। तथा न्यायिक सदस्य उसे बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। अन्य न्यायिक सदस्यों में किसे बनाया जाएगा? जो हाई कोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। और नियुक्ति का उल्लेख धारा 6 में उल्लेख किया गया है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार कैसे करेगी? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर करेगी। और अन्य न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य हैं, इनकी भी केंद्र सरकार के द्वारा एक गठित समिति का गठन किया जाएगा। उसके द्वारा इसका अन्य सदस्यों का नियुक्ति दी जाएगी। फिर इसका कार्यकाल का उल्लेख धारा 7 में उल्लेख है, और इसका कार्यकाल होगा 5 वर्ष हो या 70 वर्ष, इनमें से जो भी पहले होगा वही होगा। और इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये पुनर्नियुक्त नहीं किए जा सकते दोबारा से। त्यागपत्र किसको देंगे? जब केंद्र सरकार नियुक्त करती है तो त्यागपत्र भी केंद्र सरकार को ही देंगे, और धारा 8 में उल्लेख है इस बात का उल्लेख। त्यागपत्र का उल्लेख किसमें है? धारा 8 में। वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किसमें है? धारा 9 में है। अध्यक्ष का वेतन सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश के बराबर दिए जाते हैं। अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट के वेतन एवं भत्ते, अध्यक्ष को वेतन एवं भत्ते किसके बराबर दिए जाते? सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसके बराबर दिए जाते हैं। और सदस्यों का वेतन, जो सदस्य न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ होते हैं, उनका वेतन मैट्रिक्स पर आधारित है, जैसे कि सेवा अवधि व अनुभव पर आधारित होता है। और इनको कैसे हटाया जाएगा? इस बात का उल्लेख धारा 10 में है। केंद्र सरकार अध्यक्ष एवं न्यायिक सदस्यों को निलंबित कर सकती है। केंद्र सरकार इनको, अध्यक्ष को भी और न्यायिक सदस्यों को भी निलंबित कर सकती है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के द्वारा की गई जांच के बाद हटा सके। यूँ नहीं है कि अपने आप से केंद्र सरकार हटा सकती है, या ये किसके द्वारा? जब उच्चतम न्यायालय ने जांच कर ली होगी और उनके द्वारा जांच के बाद ही हटा सकती है। और कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति का उल्लेख किस में है? धारा 11 में। कार्यवाहक नियुक्ति का
उल्लेख है धारा 11 में। केंद्र सरकार अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर न्यायिक सदस्य में से किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त, जो अन्य सदस्य होते हैं न्यायिक सदस्य, उनमें से एक कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। कौन? केंद्र सरकार। और जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है। शक्तियाँ और अधिकार का उल्लेख किसमें है? अधिकार धारा 14 में। शक्तियाँ और अधिकार का उल्लेख किसमें? धारा 14 में। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई यह निकाय कर सकता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई कौन करेगा? ये निकाय कर सकता है। और पर्यावरण से संबंधित अधिकारों को लागू करना, पर्यावरण से संबंधित जो भी अधिकार है कौन? ये न्याय निकाय करेगा। और देश भर में पर्यावरणीय मुद्दों पर स्वतः संज्ञान ले सकता है। और अक्टूबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशिष्ट मंच घोषित किया गया था इसको। और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यह निकाय न्याय निर्णय के साथ ही प्रकृति में निवारक उपचारात्मक भूमिका निभा सकता है। अब इसके क्षेत्र, ये तो हो गई इसकी शक्तियाँ। अब क्षेत्राधिकार में क्या क्या आता है इसके? पर्यावरणीय क्षति, पर्यावरण प्रदूषण से पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है। क्षतिग्रस्त संपत्ति की बहाली या पुनर्निर्माण करवा सकता है। या तो पर्यावरणीय क्षति या पर्यावरण प्रदूषण पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है। और क्षतिग्रस्त संपत्ति की बहाली या पुनर्निर्माण करवा सकता है। एक निश्चित समय के लिए कारावास जिसे निकाय अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ा सकता है। कारावास की एक निश्चित समय के लिए कारावास जिसे निकाय अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ा सकता है। निश्चित आर्थिक दंड भी जिसे 10 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। दंड कितने करोड़ रुपए तक हो सकता है? बढ़ाया जा सकता है 10 करोड़ रुपए तक। और एक निश्चित अवधि कारावास जिसे अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ा सकता है। और इस निकाय के आदेश अधिनिर्णय न्यायालय के आदेश के रूप में निष्पादित होंगे। और जब ये इस निर्णय के विरुद्ध पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, वो भी 90 दिनों के अंदर। और नागरिक अधिकार मामलों की सुनवाई निम्न कानूनों के तहत की जा सकती है। एक तो जैव विविधता अधिनियम 2002, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जल प्रदूषण उपकर अधिनियम 1977, जल अधिनियम 1974। नोट: यह निकाय नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 में उल्लेखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि यह निकाय नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 में उल्लेखित जो बातें हैं न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। एक तो ये है। और निकाय निर्णय देते समय सतत विकास, निवारक और प्रदूषक भुगतान आदि सिद्धांतों का आवश्यक रूप से लागू करेगा। अधिकरण को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्रयुक्त है। विशेष क्या है? एनजीटी के निर्णय, नेशनल ग्रीन ये ट्रिब्यूनल के निर्णयों की धारा यानी एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय को धारा 226 के तहत उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इसके निर्णय की चुनौती कौन सी धारा के अंतर्गत दी जा सकती है? इंपॉर्टेंट है, 226 के तहत उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन्य निवासी अधिनियम 2006 एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो कौन सा? जो वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 तथा अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 एनजीटी के अधिकार से बाहर है। तो ये मामले एनजीटी की इस राष्ट्रीय हरित अधिकरण के क्षेत्र से बाहर है। और यह अधिकरण 6 माह से पुराने मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता। लेकिन यदि अधिकरण का समाधान हो जाए कि आवेदक को उक्त अवधि के दौरान आवेदन करने से रोका गया है तो अधिकरण 60 दिन के अतिरिक्त समय दे सकता है। तो ये क्या है कि 6 माह से पुराने मामलों की सुनवाई ये न्याय कर नहीं सकता। लेकिन आवेदक को उक्त अवधि के दौरान आवेदन करने से रोक ही दिया गया उस टाइम, तो यह 60 दिन का अतिरिक्त समय दे सकता है। अब एनजीटी के महत्वपूर्ण निर्णय। इसके महत्वपूर्ण निर्णय क्या है? भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से निपटने के लिए एनजीटी ने खुले में कचरा डलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इसके महत्वपूर्ण निर्णय कब कब लिए गए हैं? कौन कौन से लिए गए? एक तो ये लिया गया है 2012 में, अल्मिनो एच पटेल बनाम भारत संघ 2012 में। और स्थानीय समुदाय और जंगल को ध्यान में रखकर एनजीटी ने वर्ष 2000 में दक्षिण कोरिया स्टील निर्माता कंपनी पोस्को के इस्पात संयंत्र लगाने के ओडिशा सरकार के समझौते को निरस्त कर दिया। और एनजीटी ने उत्तराखंड में अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड को याचिकाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। वर्ष 2013 में श्रीनगर बांध आपदा संघर्ष समिति बनाम अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड और सेव मोन फेडरेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में बाद में पन बिजली परियोजना भी निरस्त की थी इसने।
और 10 वर्ष से अधिक पुराने मामले डीजल वाहन दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंधित 2015 में, आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल आयोजन में यमुना में खादर में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के कारण जुर्माना 2017 और 50 माइक्रोफोन से कम मोटाई गले प्लास्टिक बैग पर दिल्ली में अंतरिम प्रतिबंध 2017 में। नोट, अरणमुला हवाई अड्डा केरल में लोअर डेमवे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तथा आंध्र प्रदेश में न्यामजुम गोवा में खनन परियोजनाएं, छत्तीसगढ़ में कोयला परियोजना को या तो रद्द कर दिया जाए या नए सिरे से आकलन के निर्देश दिए जाएं। और एनजीटी के पहले अध्यक्ष जस्टिस लोकेश्वर सिंह पांटा, वर्तमान अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकेश्वर सिंह पांटा, और अब वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। हमें एक अभी तो लेटेस्ट तो यही है, अगर वो कोई नया बनता है तो हमें ये ध्यान रखना होगा, ये आयोग से इस प्रकार का भी पर्सन बन सकता है कि ये चाहे फिर आप उसमें काउंट करो, करंट जीके में काउंट कर सकते हैं अपन, चाहे इसके द्वारा कर सकते हैं। एनजी सोनम बनाम भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड कोच्चि और अन्य में अवैज्ञानिक तौर पर बनाए गए ग्रीन बेल्ट के लिए बीपीसीएल कंपनी पर 2 करोड़ का जुर्माना एनजीटी ने लगाया था। एनजीटी के द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 29-30 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, 29-30 मार्च 2025 को एनजीटी के द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 29-30 मार्च 2025 को। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। और आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इससे संबंधित 8-10 क्वेश्चन भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।